सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, जल्दी से आप पढ़िए। इफ द वोल्टेज ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज इंक्रीज, अब क्या किया हम लोगों ने, वोल्टेज को इंक्रीज किया है, कीपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, देन व्हाट इज द चेंज। इन चारों में वही चेंज। अब इसका मतलब क्या है, मैंने रिवर्स कर दिया, वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हो, फ्रीक्वेंसी को क्या रखे हैं, कांस्टेंट रख रहे हैं। जल्दी से, ये आपका असाइनमेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में करिए कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा कैसे क्या होगा, सब चीजें बताइए। आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया है मैंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, 11th question. A 100 kVA 60 hertz transformer is operating at 230 volt supply. If the same transformer operated across 50 hertz, what should be the voltage? तो आपको क्या दे रखा है, एक 60 hertz 100 kVA का ट्रांसफार्मर 230 वोल्ट सप्लाई दे रहे हैं, और जब उसको हम लोग डिफरेंट फ्रिक्वेंसी यानी कि 50 हर्ट्ज पे अगर ऑपरेट कर रहे हैं तो आप बताइए नया वोल्टेज क्या होगा। तो अगर हम लोग सेम ट्रांसफार्मर को ले रहे हैं और सेम ऑपरेटिंग पॉइंट ले रहे हैं अगर, तो हम क्या बोल सकते हैं यहां पर कि V/F रेशियो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, V2 F2 V1 F1। तो नया वोल्टेज, नई फ्रीक्वेंसी कितना है 50, और पुराना वोल्टेज 230 वोल्ट डिवाइडेड बाय 60। तो यहां पर V2 वोल्टेज कितना हो जाएगा, जब यहां से कट करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, तो यहां से जो वोल्टेज आएगा दैट इज 191 वोल्ट। तो नया ऑपरेटिंग वोल्टेज, सेम ट्रांसफार्मर को अगर चलाना है तो आपको ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना होना चाहिए, 191 होना चाहिए, जब फ्रीक्वेंसी आप 50 हर्ट्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये बहुत बेटर परफॉर्म करेगा। अच्छा एक चीज बताइए, एक एडिशनल क्वेश्चन पूछता हूं, तो अब कैपेसिटी क्या रहेगी उसकी, 100 रहेगी क्या पहले जैसी कैपेसिटी रहेगी या नहीं रहेगी? क्योंकि कैपेसिटी का मतलब आपसे अगर कोई पूछे कि बताइए, इंटरव्यू में पूछते हैं खासकर कि इसकी कैपेसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर इस तरह से रहता है, तो कैपेसिटी मतलब केवीए रेटिंग, और केवीए रेटिंग इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो हम क्या बोल सकते हैं, KVA2 डिवाइडेड बाय KVA1 इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाय F1। तो जो नया KVA है, नया कैपेसिटी है, वो कितना हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी टू 50 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, रेशो 1 से कम जा रहा है, इसका मतलब कैपेसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, कैपेसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब अगर हमको फ्रीक्वेंसी किसी 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी अगर 50 अगर फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने डाउन करी और वोल्टेज में वोल्टेज को भी उसके अकॉर्डिंग चेंज किया हम लोगों ने, जिसमें V/F रेशियो हमने क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है, तो हमें किससे सेक्रीफाइस या किससे समझौता करना पड़ेगा, उसकी कैपेसिटी से। उसका कैपेसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो चलिए गाइस, इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे हैं जो फुल कोर्स में आपको डिस्कस करेंगे। मैंने कॉम्पैक्ट फॉर्म में एडी करंट और हिस्टेरेसिस को यहां पे डिस्कस किया है, और जितने भी ये लास्ट 2 क्वेश्चन को अगर छोड़ दी, थ्योरेटिकल क्वेश्चन इतना आसान नहीं आते हैं। आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी वाले क्वेश्चन गेट में ज्यादा आएंगे, न्यूमेरिकल को किस तरह से डील करना है, खासकर एडी करंट हिस्टेरेसिस के एग्जांपल्स जो हम लोगों ने लिए हैं उनको बहुत अच्छे से आप ध्यान से पढ़िएगा। लास्ट मोमेंट पे कॉपी जरूर बनाइएगा, लास्ट मोमेंट इन कॉपी के क्वेश्चंस को जरूर एक बार रिवाइज करके जाइएगा, क्योंकि मई 2020 में जो क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी, जिन कॉन्सेप्ट को ज्यादा पूछने की पॉसिबिलिटी है या प्रोबेबिलिटी है, उसके ऊपर मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूं और उसी को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सिलेक्ट कर रहा हूं। हो सकता है आप में से बहुत लोगों को क्वेश्चन इजी लगेंगे, बट दिक्कत यह है कि इजी क्वेश्चन ही आते हैं गेट में। आप चाहे कितना भी टेस्ट सीरीज दे लीजिए, आप कितना भी सीबीटी सेंटर बेस्ड टेस्ट दे लीजिए, एक्चुअल गेट इज एक्चुअल गेट। आप उस एक्चुअल गेट में जो फील करोगे वो कभी भी ना सीबीटी में फील करोगे, ना ही टेस्ट सीरीज में फील करोगे। ये हो सकता है कि आप में जो कमियां हैं उसको निकालते जाइए दिन पे दिन, और वहां हमको कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, आउट ऑफ बॉक्स चीजें नहीं सोचना है। जो इनबॉक्स में ही जितनी चीजें हैं आपके पास एक फोल्डर में, उन्हीं चीजों को बहुत अच्छे से आप करिए, और उस दिन प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ाइए कि किस तरह से आप खुद से बातें करते हो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे। क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन देखते से आप किस तरीके से उसको एंटरटेन करते हो उस क्वेश्चन को अपने से, खुद से। कुछ लोग 4 बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं उसके बाद भी फिर भी दिमाग में स्ट्राइक नहीं होता है। कुछ लोगों के साथ ये दिक्कत आती है, सर शुरुआत कहां से करें, एक बार शुरुआत समझ में नहीं आती। तो आप बार बार क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को डिकोड करने की एबिलिटी जितनी बढ़ाओगे उतना रैंक आने का पॉसिबिलिटी बनता जाएगा आपका। तो चलिए गाइस, क्वेश्चंस पे आप ज्यादा फोकस करिए। मैं आगे भी आपको क्वेश्चंस को कैसे हमको लेना है और क्या सोचना है और किस तरह से प्रोसेस करना है, इन सब के बारे में डिस्कस करूंगा। जब तक आप पढ़ते रहिए, कीप लर्निंग, और जल्दी से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट करते हैं। ठीक है।
और इस रैंक बूस्टर सीरीज में हम लोग आगे बढ़ेंगे ओसीएससी एंड इक्विवेलेंट सर्किट में। ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं मैं सारी चीजों का, बहुत डेप्थ नहीं पढ़ाऊंगा, बाकी सारी चीज हम लोग फुल कोर्स में देखेंगे। तो जल्दी से ये टेस्टिंग क्यों करते क्यों नहीं करते, डायरेक्ट टेस्ट, इनडायरेक्ट टेस्ट, लेबोरेटरी टेस्ट, सब बाद में इंफॉर्मेशन देंगे। ओसीएससी एंड इक्विवेलेंट सर्किट, ओसी टेस्ट एंड एससी टेस्ट। सबसे पहले मोटा मोटी मैं बता देता हूं ओसी टेस्ट क्यों कंडक्ट करते हैं हम लोग, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये शंट ब्रांच पैरामीटर जितना भी होता है, ये जितने भी शंट ब्रांच पैरामीटर है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ओसी टेस्ट और टर्न रेशो का भी पता लगाते हैं। टर्न रेशो का मतलब कि V1 और V2 अगर हमें पता चल जाए, अगर वोल्टमीटर का लगा देंगे यहां पे, तो और वोल्टमीटर का रेशो से क्या पता चल जाएगा, हमें टर्न रेशो पता चल जाएगा। ये हमेशा ओसी टेस्ट कहां पे होगा, रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी पे ही हमेशा होगा, क्योंकि ये जो शंट ब्रांच पैरामीटर सब नॉन लीनियर फॉर्मेट में होते हैं, इस वजह से हमें रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी तक ले जाना पड़ता है इसको, तभी हम लोग एक्चुअल उसके पैरामीटर की वैल्यू पता कर सकते हैं हम लोग। फिर क्या करेंगे हम लोग, प्रीफर्ड एट एलवी साइड। देखो जो टेस्ट है, ये पूरा जो लेबोरेटरी टेस्ट है, ये अवेलेबिलिटी ऑफ द थिंग्स, कि आपके पास मीटर कौन सा अवेलेबल है, सप्लाई कौन से अवेलेबल है, उसके हिसाब से होते हैं। जरूरी नहीं कि आप एलवी साइड ही करें, एचवी साइड से भी करेंगे, और आपके पास अवेलेबिलिटी है अगर इंस्ट्रूमेंट्स की तो आप कर सकते हैं, कोई अंतर नहीं आएगा। बट हम लोग प्रीफर करते हैं एलवी साइड, मैंडेटरी नहीं, प्रीफर करते हैं एलवी साइड। लो पावर फैक्टर वाटमीटर, जब इसका कैलकुलेशन करते हैं वाटमीटर जो भी हमारा पावर फैक्टर आता है वो लो आता है, इस वजह से इसमें कौन सा यूज करते हैं, वाटमीटर, एलपीएफ। ये छोटे छोटे एग्जाम्स में कई बार आ जाता है। और क्या मेजर होता है, कोर लॉस मेजर करते हैं। क्यों कोर लॉस, क्योंकि यहां जब आरडब्ल्यू की वैल्यू पता चल जाएगी तो हमें कोर लॉस भी पता चल जाएगा, और यहां पर जो भी डब्ल्यू है, जो भी वाटमीटर अरेंज करेंगे तो वो जो लॉस देगा वो कौन से लॉस देगा, कोर लॉस देगा। ठीक है, कोर लॉस में हिस्टेरिसिस और एडी दोनों होता है। तो बेसिकली इस टेस्ट में तीन चीजें हमें पता चलेगी कि वोल्टमीटर, ये जो सप्लाई दिया यहां पे एक वोल्टमीटर लगा देंगे तो जो सप्लाई दे रहे हैं उसी को रीचेक करने के लिए वोल्टमीटर लगाते हैं, तो वोल्टमीटर का वैल्यू। एक वाटमीटर लगाएंगे एलपीएफ टाइप का, तो वाटमीटर से हमें क्या पता लगेगा, लॉसेस पता लगेगा पूरे ट्रांसफार्मर में। और यहां पे करंट, ये एमीटर भी लगाएंगे तो यहां पर क्या होगा, करंट आई नोट का वैल्यू पता चलेगा। आपके मन में 2-3 क्वेश्चन आ रहे होंगे इस वक्त कि क्या हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट करेंगे तो क्या जो भी लॉस आएंगे, जो भी वाटमीटर, क्योंकि वाटमीटर तो क्या करेगा, इंटायर सर्किट में जितना भी लॉस हो रहा है सबको देगा। तो इस इंटायर सर्किट में क्या सिर्फ और सिर्फ कोर लॉस ही हो रहे, कॉपर लॉस बिल्कुल नहीं हो रहे हैं क्या R1 या R2 में कोई भी लॉस, R2 में तो करंट नहीं जाए क्योंकि ये ओपन रखेंगे हम लोग। ठीक है, ओपन सर्किट में क्या रखते हैं, सेकेंडरी को ओपन रखते हैं, तो उधर तो चलो I2 करंट तो नहीं आएगा, बट क्या I1 करंट तो आएगा ना, R1 से तो पास होगा ही होगा। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि यहां पर भी इस वाटमीटर के अंदर थोड़ा बहुत कॉपर लॉस होगा, बट वो नेग्लिजिबल अमाउंट रहता है क्योंकि करंट का क्वांटिटी काफी कम है। वो सारी डिटेल वर्जन क्यों कैसे वो सब बाकी फुल कोर्स में बताया जाएगा। अभी ये मान लिए कि अप्रोक्सीमेटली जितना भी वाटमीटर में जो भी पावर है वो सबके सब क्या आ जाएगा, हमारा कोर लॉस आएगा, क्योंकि 99% वो क्या रहता है, कोर लॉस रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग शॉर्ट सर्किट टेस्ट पे। शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्या होगा, क्यों यूज करते हैं, टू फाइंड सीरीज पैरामीटर। सीरीज पैरामीटर हमें पता लगेंगे यहां से, शंट पैरामीटर नहीं, ये सीरीज पैरामीटर के लिए है। उसके बाद एट एनी करंट लेवल, यहां पर रेटेड की जरूरत नहीं है, आप कोई से भी करंट लेवल पे पता कर सकते हैं, क्योंकि सीरीज ब्रांच पैरामीटर क्या फॉर्म करते हैं, लीनियर फॉर्मेशन में होते हैं, इस वजह से किसी भी लेवल पे हम लोग पता लगा सकते हैं। देखो इसमें होता क्या है, एसी टेस्ट में हम लोग क्या करेंगे, एलवी साइड को शॉर्ट सर्किट करेंगे और एचवी साइड से सप्लाई देते जाएंगे। उतना सप्लाई देते जाएंगे, सपोज करो मैं इसको शॉर्ट कर देता हूं यहां पे थोड़ी देर के लिए, इसको एचवी मान के थोड़ी देर के लिए शॉर्ट कर दूं थोड़ी देर के लिए, और यहां पे उतना करंट फ्लो कराएंगे। पहले तो हम लोग इस ट्रांसफार्मर, जो भी जिस भी ट्रांसफार्मर के ऊपर टेस्ट कर रहे हैं उसका हम लोग फुल लोड करंट निकाल लेंगे। फुल लोड करंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फुल लोड करंट, शॉर्ट सर्किट करंट, या आईएससी शॉर्ट सर्किट करंट बोल दें, या फुल लोड करंट बोल दें, या फिर उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेटेड करंट। तो हम क्या करेंगे, एचवी साइड, एलवी साइड को तो शॉर्ट कर दिया, एचवी साइड से सप्लाई बढ़ाते जाएंगे, उतनी सप्लाई देंगे जितना कि उसमें एलवी साइड में शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो कर जाए। शॉर्ट सर्किट, फुल लोड करंट या फिर रेटेड करंट एक ही बात है। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। बाकी डिटेल वर्जन अभी मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी, मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को आता है, जस्ट फॉर रिवीजन। और प्रीफर्ड एट एचवी साइड बता ही चुका हूं मैं, कॉपर लॉस WCU है ना, क्या देगा, कॉपर लॉस देगा, बट सिर्फ और सिर्फ कॉपर लॉस नहीं देगा, इसमें कोर लॉस का भी कंट्रीब्यूशन होगा, बट उसका अमाउंट काफी कम होता है। तो अप्रोक्सीमेटली जितना भी लॉस होगा हम लोग क्या अज्यूम कर लेंगे, कॉपर लॉस ही एज्यूम कर लेंगे। तो यहां से चलो
तो यहां से आपको 3 पैरामीटर गिवन है, उसके बाद ये सब फाइंड आउट करते आ जाएगा। बेसिक वोल्टेज V1 यहां लगा के करंट IW, IM, I0 सब फाइंड आउट कर सकते हो आप। I0 तो गिवन ही होगा, जिसको एक्साइटिंग करंट भी बोलते हैं। IW और IM भी आपको फाइंड आउट कर जाएगा। मैं सब लिख नहीं रहा हूं यहाँ पे, आपको पता होगा, बाकी सब फुल कोर्स में कराऊंगा मैं सारी चीजें। चलिए यहां एक चीज और बता देता हूं कि आपको शिफ्टिंग आनी चाहिए पैरामीटर्स की, कि इन पैरामीटर को, प्राइमरी के पैरामीटर को जब मैं सेकेंडरी पे ले जाऊंगा या सेकेंडरी के पैरामीटर को प्राइमरी पे ले जाऊंगा, तो आपको टर्न रेशियोज का रिलेशन पता होना चाहिए वोल्टेज, करंट और ओमिक वैल्यूज में, जिसमें रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस और इंपीडेंस आता है, वो पता होना चाहिए। वो नहीं भी पता है, थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि मान लीजिए अभी जैसे शॉर्ट सर्किट टेस्ट की बात करें, तो मैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट इस साइड कर रहा हूं, सारी चीजों को मैं अभी थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लेता हूं, थोड़ी देर के लिए कि ये HV साइड है और वो LV साइड है। तो मैं थोड़ी देर के लिए सारी की सारी शॉर्ट सर्किट ब्रांच वाले सारी चीजों को उठा के इस साइड में लेके आ जाऊंगा। तो इस साइड में जब लेके आ जाऊंगा तो यहां पर क्या होगा, यहां पर इस तरह से एक सर्किट बना देता हूं, जिसको मैं बोल देता हूं RE1, और ये हो जाएगा JXC1, और ये शॉर्ट सर्किट, और यहां पर क्या हो जाएगा VSC। क्यों VSC? इतना वोल्टेज मैंने अप्लाई किया है जितने वोल्टेज पे यहां पर शॉर्ट सर्किट करंट या फुल लोड करंट या रेटेड करंट फ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बिहाफ पे हमें क्या मिलेगा, कॉपर लॉस कहीं पे मिलेगा, फुल लोड पे मिलेगा। किस पे मिलेगा, कॉपर लॉस एट फुल लोड। अगर हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, वोल्टेज उतना अप्लाई नहीं करते कि ISC फ्लो हो, मान लीजिए कि ISC सपोज करो 10 एम्पेयर है, थोड़ी देर के लिए 10 एम्पेयर करंट है, हम उतना नहीं फ्लो करा के 8 एम्पेयर ही फ्लो कराएंगे, तब हम लोग कॉपर लॉस फुल लोड पे नहीं बोलेंगे, नॉर्मल कॉपर लॉस बोलेंगे 8 एम्पेयर करंट पे। ठीक है, तो हम लोग जब फुल लोड करंट फ्लो कराएंगे, उस पे जो लॉस मेजर होगा उसको बोलते हैं कॉपर लॉस एट फुल लोड। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, यहां पर क्वेश्चंस फंसाते हैं गेट एग्जामिनेशन में। ठीक है, बताऊंगा किस तरह से न्यूमेरिकल में हैंडल करेंगे हम लोग। तो अभी मैंने क्या है, VSC को क्या माना है, जब VSC वो वोल्टेज है जिसके ऊपर फुल लोड करंट फ्लो हो चुका है। RE1 XC1 क्या है ये बताता हूं। असल में RE1 क्या है कि जितने भी पैरामीटर है, प्राइमरी के तो प्राइमरी में रहेंगे, सेकेंडरी के भी उठ के कहां आ जाएंगे, प्राइमरी में उठ के आ जाएंगे। तो मैं RE1 में क्या बोल सकता हूं, RE1 इक्वल टू R1 प्लस, इस साइड में उठ के आए हैं तो रेफर्ड फ्रॉम का स्क्वायर इनटू R2। ठीक है, तो ये पूरा कैलकुलेशन कि ये इधर उठ के आया तो रेफर्ड वाली वैल्यू होगी, और ये तो पहले से ही थी, और स्क्वायर लगाना नहीं भूल जाना, बहुत सारे स्टूडेंट स्क्वायर लगाना भूल जाते। और XC1 कितना हो जाएगा, XC1 इक्वल टू X1 प्लस N1 बाय N2 का होल स्क्वायर इनटू X2। ठीक है, अब X2 इस साइड में आ चुका है, तो इस तरह से वैल्यू है और यहां पे करंट फ्लो कर रहा है, तो इस तरीके से हम लोग ISC एक सर्किट बना सकते हैं। सारे पैरामीटर्स इसमें आ चुके हैं, और यहां से हमें अगर फुल लोड करंट फ्लो करा दिया है हमने, तो ये क्या हो जाएगा, जो भी कॉपर लॉस मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, फुल लोड कॉपर लॉस मिलेगा। अगर आपको ये वाले पैरामीटर उधर ले जाने होते तो वो भी कर सकते थे आप, बट उस केस में क्या हो जाता, अगर मैं थोड़ी देर के लिए कर देता हूं क्योंकि आपको वोल्टेज रेगुलेशन वगैरह में काम आएगा। अगर मैंने उस साइड ले जाता, उस साइड अगर ले जाता तो ये हो जाता RE2 और ये हो जाता XC2। तो RE2 और XC2 का मतलब क्या है वो बता देता हूं। RE2 का मतलब है, RE2 का मतलब है कि R2 तो उस साइड है ही है, रेफर्ड फ्रॉम का स्क्वायर और R1, और XC2 में कितना हो जाएगा, X2 प्लस सेम वही वाला रेशो, सेम रेशो, और X1। इस तरीके से आप रेफरिंग सिस्टम पता कर सकते हैं, और आपको आना भी चाहिए। ये आई थिंक सबको आता होगा क्योंकि आप बेसिक चीजों में सब कुछ पढ़ लेते हैं। बाकी फुल कोर्स में मैं सब चीजें डिटेल में बताऊंगा, हर एक छोटी से छोटी चीज, क्योंकि इंटरव्यू में इलेक्ट्रिकल मशीन अगर आपने एक बार कर लिया, आपने फुल कोर्स इलेक्ट्रिकल मशीन का एक बार पढ़ लिया, तो आप सारे एग्जाम्स में चाहे छोटे बड़े कोई से भी क्रैक कर सकते हो क्वेश्चंस। क्योंकि स्टूडेंट्स का ये क्वेरी रहता है कि सर SSC JEE के लिए मशीन अलग से पढ़े या ES के लिए अलग से पढ़े या गेट के लिए अलग से पढ़े। आपको अलग से नहीं, मशीन आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा लाइफ में एक बार, क्योंकि उस पूरी चीज को करने के बाद ही, पूरी मशीन को पढ़ने के बाद ही आप सारी चीजों को के ऊपर छोटे से लगा के बड़े क्वेश्चन तक का जवाब दे पाएंगे। अधूरे ज्ञान में बिल्कुल भी नहीं निकलेगा एग्जाम। ठीक है,
तो चलिए इतना चीज आपको पता होना चाहिए, ये सिर्फ बता दी क्योंकि ये रेगुलेशन में काम आएगा और ये चीजें आपको पता चलेगी शॉर्ट सर्किट टेस्ट में। अब बारी आती है क्वेश्चंस आते हैं या नहीं आते हैं। ओसी और एससी टेस्ट से कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन अब बहुत सालों से नहीं आए हैं, बट इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चंस आते हैं। जैसे अभी मैंने एडी करंट हिस्टेरिसिस में भी एक क्वेश्चन कराया था, तो उसमें ओपन सर्क्यूट ही था कि सेकेंडरी ओपन है और लॉस मेजर हो रहा है, तो असल में क्या है, कोर लॉस ही है। ठीक है, तो आपको इनडायरेक्ट वे में काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डायरेक्टली नहीं। मिक्सिंग होगी वोल्टेज रेगुलेशन के साथ, एफिशिएंसी के साथ, ये मिक्सिंग हो सकती है। ठीक है, तो वो मिक्सिंग कैसे होगी उसके लिए मैंने सारी चीजें बता दी है। चलिए अब जल्दी से हम लोग कुछ क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो कई बार क्या होता है कि छोटे छोटे क्वेश्चन से वो अब नहीं आते जो पुराने सालों में आते थे, अर्ली 90s में देखें या 2005 तक देखें, तो वो छोटे छोटे थ्योरेटिकल क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाएंगे, अब आपको अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इन कॉन्सेप्ट को मैं इनके ओसी और एसी के जो क्वेश्चन होंगे उनको वोल्टेज रेगुलेशन के साथ ज्यादा करवाऊं, क्योंकि मिक्सिंग में पूछे जाते हैं या एफिशिएंसी के साथ। चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए देखते हैं एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बहुत सारी मेरी ऑफलाइन क्लासेस में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये डाउट पूछा है कि सर इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, कंफ्यूज हो जाता है। बहुत छोटा चीज है, देखिए जल्दी से मैं बता देता हूं। इट इज डिजायर टू मेजर अ पैरामीटर 230/115 वोल्ट 2 kVA सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, द फॉलोइंग वॉटमीटर आर अवेलेबल इन लेबोरेटरी। आपके पास 4 वॉटमीटर अवेलेबल है और आपको क्या करना है, द वॉटमीटर यूज्ड इन ओसी एंड एससी टेस्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर विल रिस्पेक्टिवली बी। कौन कौन से वॉटमीटर आपको लगेंगे ओसी और एससी टेस्ट करने में। जब भी हम लोग टेस्ट करते हैं ना, तो अब आप ये बोलोगे सर लेबोरेटरी तो कोई सा भी उठा लेंगे, ऐसा नहीं होता है। जब भी आप लेबोरेटरी में ये कोशिश करेंगे ये जो टेस्ट है कम से कम प्राइसिंग में हो जाए। ऐसा नहीं कि ऑर्डर कर दिया, आपको 5 रुपए की जरूरत है तो आप 5 रुपए वाले इंस्ट्रूमेंट का ही यूज करेंगे, तो ज्यादा बेटर मैनर में कर पाएंगे। अब आपने तो देखा होगा लेबोरेटरी में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है तो कोई सा भी यूज कर ले, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपको उस तरीके से सोचना है कि कितने मिनिमम इंस्ट्रूमेंट में या कम खर्च में ये टेस्ट सक्सेसफुली आप करा सकते हैं, उस नजरिए से आपको सोचना है। चलिए, द वॉटमीटर यूज्ड इन ओसी एंड एससी। अब मैंने बात की कि जब ओसी टेस्ट करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ कहीं पे हो सकता है, अपने रेटेड पे हो सकता है। अब रेटेड, अब मैंने क्या बोला था, प्रीफर्ड एट एलवी साइड। अब देखिए आपके पास 2 वॉटमीटर के 250 वोल्ट है और 150 वोल्ट है। अब आपके पास साथ में ये है 230/115। अब आपसे बोलेंगे कि सर आपने तो बोला था प्रीफर्ड एट एलवी साइड प्रीफर कर लेंगे तो 115 वोल्ट तो है नहीं, तो हम क्या बोलेंगे कि नहीं 115 वोल्ट की सप्लाई आप कहां से लेके आएंगे, वो तो दिक्कत है क्योंकि 230 तो बड़ी आसानी से आपके साथ में अवेलेबल है। तो हम क्या बोलेंगे, उस केस में हम लोग कहां करेंगे टेस्ट, उसका एचवी साइड में करेंगे। ठीक है, क्योंकि 230 क्या है हमारे पास अवेलेबल है, तो कौन सा वॉटमीटर यूज करेंगे हम लोग, 250 वोल्ट वाला यूज करेंगे। तो 250 वोल्ट वाला वॉटमीटर यूज करेंगे हम लोग। अब 250 दो में है, W1 में और W2 में, दो कैटेगरी में। एक और चीज जानते हैं हम लोग कि जब ओपन सर्किट होता है, सिर्फ और सिर्फ अभी ओपन सर्किट की बात कर रहा हूं मैं, ओपन सर्किट होता है तब करंट का जो वैल्यू है वो काफी कम होता है, कम करंट फ्लो करेगा क्योंकि कोई भी लोड नहीं लगा, ओपन है तो बहुत ज्यादा करंट फ्लो नहीं करेगा, इसलिए करंट रेटिंग कम से कम हो जाएगी तो भी चल जाएगा। तो करंट ये, वोल्टेज ये, और लो पावर फैक्टर मीटर वाला यूज करना है क्योंकि पावर फैक्टर क्या आएगा, लो आएगा। इस वजह से ओसी के लिए तो क्या अप्रोप्रिएट है, W2 वॉटमीटर अप्रोप्रिएट है। ठीक है, एक और चीज इंटरेस्टिंग चीज पता चली आपको इस क्वेश्चन से, क्या पता चली है कि प्रीफर्ड एट एलवी साइड, बट देखो यहां पे 115 की सप्लाई नहीं, इसलिए हो सकता है इस एक्सपेरिमेंट को हमको कहां पे करना पड़ेगा, एचवी साइड में परफॉर्म कर देंगे, कोई अंतर नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट एससी टेस्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते टाइम पे हमें पता है कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट मतलब जैसे शॉर्ट करेंगे तो करंट बहुत ज्यादा फ्लो होगा, और बहुत ज्यादा फ्लो होने का मतलब यहां पे क्या है, सबसे ज्यादा करंट वैल्यू 10 एम्पेयर 2 में है, तो कौन सा 10 एम्पेयर ये वाला अभी चूज कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अब रही बात वोल्टेज की, तो जो VSC वोल्टेज है वो बहुत ज्यादा नहीं देना पड़ेगा हमें, वो उसका वैल्यू कम होता है। जो सप्लाई वोल्टेज होता है वो लगभग 6 से 12% से ज्यादा नहीं होता है उसका रेटेड का। ठीक है, तो हमें कितना वोल्टेज, कम वोल्ट मीटर में ही काम हो जाए क्योंकि वोल्टेज ज्यादा नहीं फ्लो कराना है हमें। ठीक है, बाकी एक्सपेरिमेंट में आप देखोगे तो 150 में ही काम हो जाएगा, और 10 एम्पेयर हाई पावर फैक्टर मीटर। तो यहां पर ये हो जाएगा हमारा एससी टेस्ट। तो W2 और W3, ये बिल्कुल बहुत सारी गलती होती है। पहले क्या लिखा है पता चले, पहले एससी एंड ओसी लिखा है तो फिर चेंज हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, पहले ओसी लिखा है फिर एससी लिखा है, तो W2 एंड W3, तो सी इज दी राइट आंसर। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं। उससे पहले, क्योंकि अब यहाँ पे क्वेश्चंस है नहीं खासकर ओसी एससी और इक्विवेलेंट सर्किट के, तो कुछ नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन एफिशिएंसी, उसके बाद कंबाइंड में हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं।